नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी की किताब का अध्याय 7, जिसका नाम है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। और आज है हमारा इसका लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। क्या पढ़ रहे हैं? राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये मेन टॉपिक है। इसको समझने के लिए एक बॉक्स में स्टोरी दे रखी है जो कहाँ की है? बास्क की है, मतलब एक एरिया है स्पेन का, वहां की दे रखी है। उसको हम पहले समझेंगे, जिससे कि जब एक बार आप कहानी को समझ जाओगे तो आगे का पूरी की पूरी जो मूवी है उसको अच्छे से समझ ही जाओगे कि एग्जैक्टली टॉपिक किसके ऊपर है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। बास्क में आत्मनिर्णय की मांग। देखो बच्चों, अभी तक आप लोग क्या पढ़ते हुए आए हो इस राष्ट्रवाद में? राष्ट्रवाद का आप लोगों ने अर्थ जाना कि राष्ट्रवाद जहां कहीं पर जोड़ने का काम करता है, कहीं पर तोड़ने का काम करता है। राष्ट्रवाद कहीं पर लोगों में एकता का सूत्र में बांधता है तो कहीं पर अलगाववाद की भावनाओं को भड़काता है। राष्ट्रवाद अनेक अलग अलग धाराओं में हमने इसको देखा है। इसके बाद हमने राष्ट्र और राष्ट्रवाद की चर्चा करी कि राष्ट्र किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, राष्ट्र एग्जैक्टली है क्या। तो हमने देखा साझा विश्वास जहां हो वो राष्ट्र है। हमने बात इतिहास की करी, हमने भू क्षेत्र की करी, राजनीतिक आदर्शों की करी और राजनीतिक पहचान की हम लोगों ने बात करी। इन सब मतलब पूर्ण रूप से कह सकते हैं जहां पर अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव हो, निष्ठा का भाव हो, वो राष्ट्रवाद है। और जब राष्ट्रवाद हो तो वह राष्ट्र में ही पाया जा सकता है। अब आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो ये कहता है कि राष्ट्र में आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब हम सीधी सी कहानी आज ये पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले कभी कहा था कि जैसे मान लीजिए ये एरिया है और इस एरिया में ये लोग ये मानते हैं कि साहब हम तो इनसे अलग है और हमें अलग होना है। ये अपने उस एरिया के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति, अपने वहां की भाषा को बचाने के प्रति, उस एरिया के प्रति समर्पित है। उनका अपना एक इतिहास है। इस एरिया में रहने वाले सभी लोगों को एक दूसरे पे साझा विश्वास है, सब है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इनसे अलग होने की डिमांड कर रहे हैं। ये आत्मनिर्णय की शक्ति चाहते हैं। आत्मनिर्णय का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिटर्मिनेशन। मतलब मैं खुद निर्णय लूं कि मैं क्या करूं। आज जैसे बहुत सी बार बच्चे कहते हैं ना, अब हम बड़े हो चुके हैं, अब हम माँ बाप से क्यों पूछे। माता पिता को भी कह देते हैं अब हमें बच्चा मत समझा करो, मैं चला जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा, कितनी बजे जाना है, कितनी बजे आना है, ये मुझे मत बताया करो। ऐसा बोलते हैं तो बहुत गलत बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमें आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटरमिनेट कर सकते हैं हम लोग, हम खुद डिसीजन ले सकते हैं। अरे भाई भाई भाई, बहुत गलत बात है। माता पिता की शरण में रहो, उनके आज्ञा में रहो, बड़े आगे जाओगे। तो आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है मैं खुद निर्णय ले सकता हूं। तो इस एरिया के लोग अब इस देश को कहते हैं कि अब हम तुमसे अलग होना चाहते हैं, हम एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां पे हमारे लोगों पर विश्वास है, हमारी एक पहचान है, आइडेंटिटी है, इतिहास है, भू क्षेत्र है। और अब हम हमारे एरिया को किस प्रकार से चलाना है उस बात का डिसीजन हम खुद लेना चाहते हैं। तब बात आती है आत्मनिर्णय की कि एक राष्ट्र के अंदर कुछ क्षेत्र किस प्रकार से आत्मनिर्णय की, सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग करते हैं, वो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और उस मेन टॉपिक को, राष्ट्र में आत्मनिर्णय को समझने के लिए आज पहले हम एक स्टोरी को कवर करेंगे। जो स्टोरी कहां की है? बास्क की है। बास्क में आत्मनिर्णय की क्या हो रही है बच्चों? मांग हो रही है, डिमांड हो रही है। बास्क कहां पर है पहले वो सुन लो। यूरोप का एक देश है स्पेन। स्पेन किसके पास है? पुर्तगाल के पास है। तो देखो इधर ये पुर्तगाल है और ये पूरा जो व्हाइट व्हाइट में आपको देखने को मिल रहा है ये स्पेन है। इसके नीचे आ जाएगा अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। ये पुर्तगाल वही पुर्तगाल है जहां से वास्को डी गामा भारत आया था। ये वही पुर्तगाल है जहां से वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। उसी के पास है स्पेन। और स्पेन का ये वाला जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है जो ऑरेंज कलर में है, इसको कहा जाता है बास्क। कहीं कहीं पे बास्क कंट्री भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे बास्क रीजन भी लिखा जाता है। ये स्पेन का एक इस प्रकार का क्षेत्र है जिसको काफी स्वायत्तता, काफी ऑटोनोमस, काफी फ्रीडम दे रखी है। काफी फ्रीडम स्पेन ने दे रखी है, काफी आजादी इस एरिया को दे रखी है। उसके बावजूद भी ये बास्क क्षेत्र अपने आप को क्या है? एक आजाद राष्ट्र बनाना चाहता है, एक अलग देश बनाना चाहता है कि साहब हम एक सेपरेट कंट्री बनना चाहते हैं, हमें इतनी स्वायत्तता, इतनी फ्रीडम में हम मानने वाले नहीं है, हमें तो कंप्लीट आजादी चाहिए। तो बास्क कहां पर है?
उत्तर वाला जो एरिया है, उत्तर पश्चिम वाला एरिया अगर आप देखेंगे स्पेन का, तो वहां पे आपको बास्क देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बास्क में जो आत्मनिर्णय की मांग उठ रही है, उस मांग को हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। बास्क स्पेन का एक पहाड़ी और समृद्ध क्षेत्र है। तो बास्क स्पेन का कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे पहाड़ है और वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल समृद्ध है, काफी अच्छा। ठीक है, वहाँ पे इस क्षेत्र को स्पेनी सरकार ने स्पेन राज्य संघ के अंतर्गत स्वायत्त क्षेत्र का दर्जा दे रखा है। लेकिन बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन के नेतागण इस स्वायत्तता से संतुष्ट नहीं है। देखो बास्क का, अब आप ज्योग्राफी देखो, बास्क की ज्योग्राफी क्या है? वो पहाड़ी इलाका है, मतलब भूगोल अगर आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है। अब वहां पर देखो सरकार ने इनके लिए क्या प्रावधान कर रखा है। सरकार ने, स्पेन की सरकार ने राज्य संघ के अंतर्गत, मतलब जो राज्य है वो पूरा एक संघ है, ठीक है, और उसके तहत स्वायत्त क्षेत्र, ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा दे रखा है। स्वायत्त क्षेत्र या ऑटोनोमस स्टेट का मतलब ये हो गया कि उनको काफी फ्रीडम दे रखी है कि आप अपने काफी हद तक आप फ्री हो, आपको ज्यादातर चीजें स्पेन की नहीं माननी पड़ेगी, आप ऑटोनोमस रीजन पर आप जुड़े हुए किस में रहो, आप स्पेन में ही जुड़े हुए रहो। तो इस प्रकार से सेपरेट कुछ काफी उनको स्पेशलिटीज, फीचर्स, उनको स्पेशल अधिकार दे रखे हैं वहां पर। परंतु उसके बावजूद भी जो बास्क राष्ट्रवादी है, अब बास्क राष्ट्रवादी का मतलब क्या है? इस बास्क रीजन में रहने वाले लोग जो कि अलग से राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। क्योंकि देखो राष्ट्रवाद का मतलब, इन बास्क के जो लोग हैं उनके लिए राष्ट्रवाद क्या है कि साहब हमारा बास्क देश बन जाए, हमारी जो भाषा है हम उस भाषा को सेव करें, हम हमारे कल्चर को सेफ रखें, उनके लिए वो राष्ट्रवाद है। और अगर ये बात आप स्पेन वालों से पूछोगे कि बास्क के लोग क्या है, तो वो बोलेंगे अलगाववादी है, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी जितनी मांगे वाजिब थी वो मान ली है सरकार ने, उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं? देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रवाद एक ही जगह दो प्रकार का देखने को मिलेगा। स्पेन के सभी लोगों से पूछोगे तो बोलेंगे देश में जुड़े रहना राष्ट्रवाद है, और बास्क के लोगों से पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे कि साहब यहाँ से अलग हो जाना हमारे लिए राष्ट्रवाद है। तो जो बास्क राष्ट्रवादी हैं उनके नेता ये मानते कि स्वायत्तता से हम लोग संतुष्ट नहीं है, ये जो ऑटोनोमस दिया गया है, ये इतनी फ्रीडम दी गई है, ये इतनी काफी नहीं है, हमें तो हमारा बिल्कुल सेपरेट होना है, हमें बिल्कुल आजाद होना है। वे चाहते हैं कि बास्क स्पेन से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन जाए। इस आंदोलन के समर्थकों ने अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक और हाल तक हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया है। अब वे चाहते हैं कि बास्क जो है वो किससे अलग हो जाए? स्पेन से अलग होकर के एक स्वतंत्र देश बन जाए। क्या डिमांड है यहाँ पे? बड़ी डिमांड को ध्यान दीजिएगा। क्या डिमांड है? उनको स्वायत्तता नहीं चाहिए, उनको ऑटोनोमस नहीं चाहिए, उनको ज्यादा अधिकार नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? उनको पूरा स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए, उनको पूर्ण रूप से स्पेन से क्या चाहिए? आजादी चाहिए। तो ये बास्क के लोग कहते हैं कि हमें स्पेन से अलग होकर करके एक स्वतंत्र देश बनाना है, एक फ्री कंट्री बनाना है। और जो इस आंदोलन को समर्थक करते हैं, मतलब जो बास्क राष्ट्रवादी लोग हैं, वो अपनी मांग पर जोर डालने के लिए संवैधानिक तरीकों को भी अपनाते हैं, और कभी कभार वो हिंसा का भी रास्ता अपना लेते हैं। हिंसा का भी रास्ता स्पेन की सरकार के विरुद्ध अपनाया जाता है, जिससे कि वो ये डिमांड कर रहे हैं कि साहब बास्क को अलग कर दिया जाए, हम स्पेन के साथ नहीं रहना चाहते। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है कि उनकी संस्कृति स्पेनी संस्कृति से बहुत भिन्न है। देखो अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बास्क अलग होना क्यों चाहता है? आप इस चीज को समझिए। हम कोई भी चीज पढ़ें उसको बिल्कुल एक कड़ी में और एक कहानी की तरह पढ़े, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई कि बास्क में मामला क्या है, बास्क की भौगोलिक स्थिति क्या है, बास्क में वहां की राजनीतिक स्थिति क्या है, बास्क को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है, और ये जो बास्क के लोग हैं वो अलग होना चाहते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई है, ये बात हमें समझ में आ गई है। बट बड़ा सवाल यह है कि अलग होना क्यों चाहते हैं? ये भी तो सवाल उठना चाहिए ना, क्यों होना चाहते हैं? ये ऐसे क्या कारण देते हैं जिसके कारण कि साहब हम अलग होना चाहते हैं? तो बास्क के राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा, बास्क की जनता के द्वारा ऐसे क्या क्या कारण बताए गए हैं जिसके कारण वो अलग होना चाहते हैं? तो आइए देखते हैं कौन कौन से कारण है। बास्क राष्ट्रवादियों का कहना है, सबसे पहला पॉइंट, उनकी संस्कृति स्पेनी संस्कृति से बहुत भिन्न है। मतलब इनका कहना है कि जो बास्क की संस्कृति है, बास्क का जो कल्चर है वो स्पेनी कल्चर से अलग है। जैसे कि क्या कहते हैं, हमारी भाषा अलग है, स्पेनों की भाषा अलग है और हमारी भाषा अलग है, हमारा खाना पीना पहनाव सब कुछ उनकी तुलना में अलग है। मतलब हमारा पूरा कल्चर जो है वो स्पेन से डिफरेंट है, और कल्चर डिफरेंट है, हमारी संस्कृति डिफरेंट है। तो इस आधार पर हमें क्या करना चाहिए? अलग राष्ट्र बना लेना चाहिए। उनकी अपनी भाषा है, किसकी? बास्क के लोगों की, जो कि स्पेनी भाषा से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। देखिए अब बास्क के लोगों की जो भाषा है वो स्पेनी भाषा से अलग है, जो कि बिल्कुल दूर दूर तक डिफरेंस है उनमें। आज बास्क के मात्र 1/3 लोग उस भाषा को समझ पाते हैं। अब आज जो बास्क के मात्र 1/3 जो लोग हैं वही स्पेनी भाषा को समझ पा रहे हैं।
बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भू संरचना उसे शेष स्पेन के भौगोलिक तौर पर अलग करती है। अब बास्क क्षेत्र की पहाड़ी भू संरचना देखो तो अब पहला तो ये क्या हो गया, सांस्कृतिक आधार पर बोला कि हम अलग है। आप कारण सुनिएगा, आप लॉजिक सुनिएगा बास्क के लोगों के, वो क्या कहते हैं। पहला कारण तो क्या है कि हम सांस्कृतिक तौर पर अलग हैं, हमारी संस्कृति स्पेन के लोगों से अलग है, इसलिए आप हमें अलग कर दीजिए। दूसरा क्या कारण दे रहे हैं कि भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण दिया है कि हम भूगोल के रूप में भी अलग है। इनकी बास्क की जो भौगोलिक संरचना है वो कैसी है, पहाड़ी है, इनका पहाड़ी इलाका है और बाकी वो स्पेन वाला पहाड़ी इलाका नहीं है, तो इसलिए हमारी भू संरचना अलग है, तो इसलिए क्या करो आप हमें अलग कर दो। उसे शेष स्पेन से भौगोलिक तौर पर अलग करती है। रोमन काल से अब तक बास्क क्षेत्र ने अपनी स्पेनी शासकों के समक्ष अपनी स्वायत्तता का कभी समर्पण नहीं किया है। अब रोमन काल का मतलब है बेटा ईसा पूर्वी से भी पहले, मतलब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो ईसा मसीह है उनके बर्थ से भी पहले रोमन एम्पायर यूरोप में चला करता था। उस रोमन एम्पायर के समय से, उस साम्राज्य के समय से इन बास्क लोगों ने कभी भी स्पेन के शासकों के आगे अपनी स्वायत्तता नहीं दी है। हमेशा वो यही मानते हुए आए हैं कि हम अलग हैं और हमें अलग होना है, हम अलग राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये बास्क अपना फ्लैग दिखाता है। उसकी न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रणालियां उसकी अपनी विशिष्ट व्यवस्थाओं के जरिए संचालित होती है। अब उनकी न्यायिक जो प्रणाली है कि भैया बास्क में जो लोग रहते हैं उनको न्याय कैसे दिया जाएगा, क्या बेस दिया जाएगा, स्पेन से अलग है, अपनी ही चला रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, कहां पर कौन होगा, कौन सा पद क्रिएट होगा, कौन सा पद नहीं होगा, किस प्रकार से डेली काम होंगे, क्या नहीं होंगे, खुद की व्यवस्था है। उनकी वित्तीय प्रणाली, किससे कितना कर लेना है, कितना पैसा देना है, सारी जो घटना है वो अपनी विशिष्ट व्यवस्थाओं के द्वारा संचालित करते हैं, स्पेन से बिल्कुल अलग होकर करके। आधुनिक बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनी शासकों ने उसकी विशिष्ट राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश करी। अब देखो, अब यहां पर एक बात समझो, यहां तक की बात है एक बार कंप्लीट कर दो। यहां तक हम ये कह रहे हैं कि जब तक रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य में माना कि साहब ये लोग अलग होने की मांग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल जो मौजूदा सरकार है उन्होंने स्वायत्त अधिकार दे रखे हैं, तो फिर क्यों बास्क के लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें जुड़ करके रहना चाहिए, एक रहना चाहिए, उसमें ज्यादा फायदा। अब भी जो आधुनिकता में जो मांग कर रहे हैं कि हमें अलग ही होना है, तो इस मांग का भी कहीं ना कहीं से तो कोई कड़ी जुड़ी हुई होगी ना, कोई तो कारण होगा जिसके कारण ये डिमांड कर रहे हैं। तो क्या है, आधुनिक जो बास्क राष्ट्रवादी आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई, जब 19वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी का मतलब हो गया 1801 से लेकर के 1900, इसका अंत बोल रहा, मतलब आप कह सकते हो 1875 1890 के बाद के दौर की बात करो। उसमें स्पेनी शासकों ने, जो स्पेन के शासक थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने क्या करा, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था को समाप्त करने की कोशिश करी। मतलब जो बास्क का पूरी व्यवस्था अलग थी उसको थोड़ा खत्म करने की, समाप्त करने की कोशिश करी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, 20वीं सदी में स्पेनी तानाशाह थे फ्रैंको, ये है भैया फ्रैंको, ठीक है, तानाशाह है। अब तानाशाह तो वैसे वो किसी की नहीं सुनता, लोकतंत्र में तो सुनी जाती है, तो तानाशाह किसी की नहीं सुनता, तो इसने स्वायत्तता में और कटौती कर दी। 20वीं सदी में जब वहां पे तानाशाह फ्रैंको बनता है तो उसने जो बास्क के रीजन को स्वायत्तता मिल रखी थी, ऑटोनॉमी दे रखी थी, वो सारी ऑटोनॉमी खत्म कर दी, स्वायत्तता खत्म कर दी। क्या करा है उसने बास्क भाषा को सार्वजनिक स्थानों पर, यहां तक कि घर में भी बोलने पर पाबंदी लगा दी थी। तो इस फ्रैंको ने क्या बोला, फ्रैंको ने ये बोला कि ये जो बास्क भाषा है वो आप बाहर तो छोड़ो, आप अपने घरों में भी इस्तेमाल नहीं करोगे, स्पेनी भाषा का ही इस्तेमाल करो। तो अब यहां बास्क के लोगों में ये मन में भाव जग गया कि जिस प्रकार से फ्रैंको ने हमारी स्वायत्तता को कटौती करने की कोशिश करी है, अगर हम अभी भी स्पेन में मिले रहे और भविष्य में कभी कोई ऐसी सरकारें बन गई गलती से जो हमारी स्वायत्तता के खिलाफ होगी, तो वो हमें मजबूरन क्या करेगी, हमारी स्वायत्तता को खत्म कर देगी और हम पर शोषण अत्याचार करेगी। इसलिए इस समस्या का अंतिम समाधान बास्क के लोग क्या मानते हैं कि बास्क को एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश बना दे, वही समस्या का समाधान है, ये बास्क के लोगों का मानना है। तो इस फ्रैंको ने जो करा वो वैसे बिल्कुल गलत करा, सपोर्ट नहीं करते हैं कि उसकी जो बास्क के लोगों की भाषा थी उसको सार्वजनिक स्थान पर बोलने से मना कर दिया, यहां तक कि घरों में भी मत बोलो। ये दमनकारी कदम अब वापस लिए जा चुके हैं। अब लोकतांत्रिक सरकारें हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उन्होंने माना कि ठीक है यार, आपकी भाषा है, आपकी संस्कृति, उसका बचाव होना चाहिए, और हम फ्रैंको की विचारधारा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, ये कदम हम वापस लेते हैं। आप घरों में छोड़ो, आप बाहर भी बोलो, बिल्कुल बिंदास आप अपनी जो बास्क भाषा है वो बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
लेकिन बास्क आंदोलनकारियों का स्पेनी शासन के प्रति संदेह और क्षेत्र में भारी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। पर अब देखो, बास्क के लोगों को क्या लगता है? बास्क के लोगों को यह लगता है कि फ्रैंको ने हमारी स्वायत्तता को खत्म करने की कोशिश करी। फ्रैंको ने हमारी स्वायत्तता को खत्म करने की कोशिश करी, तो भविष्य में कोई भी स्पेनी शासक, कोई भी स्पेन की सरकार क्या कर सकती है? हमारी स्वायत्तता को खत्म कर सकती है। मतलब डाउट में है। बास्क के लोग स्पेन को कैसे देख रहे हैं? डाउट के, संदेह, नजर, ऐसा कि नजरिया उनका ऐसा कि नहीं यार, विश्वास करने योग्य नहीं, स्पेन आजाद हो जाए वही बढ़िया है। और भारी लोगों के प्रवेश का भय बरकरार है। और मतलब ये जो स्पेन के लोग हैं वो कल को हमारी टेरिटरी में घुस जाएंगे, यहाँ आकर के रहने लग जाएंगे, एरिया पूरा कवर कर लेंगे, हमें मार मार के भगा देंगे। तो इस प्रकार का जो भय है वो उन लोगों के मन में है, इसलिए वो अभी भी जो डिमांड करते हैं वो अलग होने की ही कर रहे हैं। उनके विरोधियों का कहना है कि बास्क अलगाववादी एक ऐसे मुद्दे का एक राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका समाधान हो चुका है। अब जो विरोधी है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर ये स्पेन है और यहाँ पर बास्क है, तो बास्क के लोगों को, बास्क में जो लोग विरोध कर रहे हैं, बास्क में जो लोग कह रहे हैं कि साहब हमें स्पेन के साथ नहीं रहना है, हमें अलग कर दी आ जाए, तो यहाँ पे जो बास्क के लोग हैं वो राष्ट्रवादी हैं। और यहाँ पर जो स्पेन के जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, बास्क तो अलगाववादी आंदोलन है, देश में देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहा है, तो ये लोग भी राष्ट्रवादी है, ये भी राष्ट्रवादी है, वो भी राष्ट्रवादी। क्योंकि राष्ट्रवाद का क्या है? अपने भू क्षेत्र से प्रेम की बात हो रही है, निष्ठा की बात हो रही है। तो यहाँ जो बाकी लोग रह रहे हैं वो लोग क्या कह रहे हैं? वो सारे लोग क्या कह रहे हैं कि बास्क एक अलगाववादी एक आंदोलन था और एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका समाधान हो चुका है, अब समस्या ही नहीं है। अब बेफालतू में उस बात को बढ़ाया जा रहा है और अलग होने की जो है डिमांड करी जा रही है। ये बास्क का आपको एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। बास्क स्पेन का एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या कर रहा है? आत्मनिर्णय चाहता है कि साहब अब हमें अलग कर दिया जाए और हम खुद के डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं, हमें स्पेन के अंतर्गत नहीं रहना, स्पेन की सरकारों को नहीं मानना। पर देखिए मुख्य मुद्दा क्या है कि अगर इतनी स्वायत्तता आपको सरकार ने दी है, इतने प्रोविजंस सरकार ने आपके लिए संविधान में कर रहे हैं, तो एक अलग राष्ट्र, अलग नेशन की डिमांड नहीं करनी चाहिए। देखो हमेशा मैं एक बात कहता हूं, जैसे परिवार होता है ना, जैसे फैमिली होती है, आज परिवार में अगर सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। छोटे मोटी अगर किटपिट होती है, छोटा मोटा नोक झोंक होता है, अगर वो परिवार में बैठ करके ही सुलझा लिया जाए कि चलो भाई ठीक है, तुम दो भाइयों, दोनों भाइयों की वाइफ में, बच्चों में नहीं बनती, कोई बात नहीं, आज से एक ऊपर वाला पोर्शन तू ले ले, एक नीचे वाला पोर्शन तू ले ले, और अलग यहाँ से छोड़ करके मत जाओ तुम लोग, लड़ करके नहीं, मैं अलग जाऊंगा, ये जमीन बिल्कुल बीच में डंडा खींच दो, इसका आधा प्लॉट इसका, ऐसा नहीं। मतलब दुनिया को मत पता चलने दो कि साहब आप अलग हो गए। तो जो समस्या का समाधान घर के अंदर निकल जाए वो बढ़िया है। तो यहाँ पे बास्क एक जो देश होता है वो देश क्या है? घर ही तो है। आज बास्क को ये समझना चाहिए कि स्पेन अगर इतनी स्वायत्तता हमें दे रहा है, इट्स ओके, हम हमेशा से यहाँ रहते हुए आए हैं, और बाकी अब आगे बास्क की मर्जी है। वो जो आंदोलन चल रहे हैं अब उनमें पूरी कहानी अपन भी नहीं जानते कि एक्चुअली में वहाँ स्पेन उन पर क्या अत्याचार कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या स्पेन कितनी स्वायत्तता उनको देता है, क्या नहीं करता है। बट बाकी ऐसा मानना है कि राष्ट्र को बनाए रखना, एकता अखंडता बनाए रखना, यही सच्चे मायने में राष्ट्रवाद है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक में, जिसको कहा गया है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय। अब राष्ट्रीय आत्मनिर्णय, अब आपने कहानी समझ ली है, स्टोरी समझ ली। अब स्टोरी समझ ली तो अब आपको मेन टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि कहानी समझने से हमें आगे की जो चीजें हैं वो आसानी से क्लियर हो जाती है। वही काम हमने आज किया है, हमने बास्क की कहानी समझी है, अब हम मेन टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं। बाकी सामाजिक समूहों से अलग राष्ट्र अपना शासन अपने आप करने और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं। दूसरे शब्दों में वे आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं। देखो बड़े ध्यान से सुना, बाकी सामाजिक समूहों से अलग है, मतलब ये सभी सामाजिक समूह हैं और मैं इनसे अलग हूं, ये सारे अलग हैं। बाकी सभी सामाजिक समूहों से अलग होकर करके अपना शासन अपने आप करना, मतलब हम, हमारे ऊपर जो शासन है हम खुद करेंगे, आप हमारे ऊपर शासन मत करो, अपना शासन हम खुद करेंगे। कैसे देश चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, ये क्या होगा क्या नहीं होगा, हम तय करेंगे। और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं, और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार चाहते हैं कि भविष्य में हम इस एरिया में क्या करेंगे, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसको तय करने का अधिकार हम लोग चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब वो खुद निर्णय लेना चाहते हैं,
खुद निर्णय लेना चाहते हैं, उस बात का अधिकार वो मांगते हैं कि साहब हमारे निर्णय जो है वो जो बड़ा देश है, बड़ी इकाई है, वो ना करे। जैसे कि स्पेन का उदाहरण लीजिए, बास्क के लोग अपने आप को एक अलग सामाजिक समूह मानते हैं और सभी सामाजिक समूह से अलग होकर के क्या कहते हैं कि हमें अपने ऊपर शासन चलाना है और भविष्य में क्या करना है वो हम तय करेंगे, इसलिए हम स्पेन से अलग होना चाहते हैं। हम खुद के निर्णय खुद के ऊपर लागू करने के लिए हम अपना अधिकार मांगते हैं कि साहब मेरा जीवन है, मैं जैसे चाहूं वैसे जीऊं। उस प्रकार से बास्क के लोग कहते हैं कि इसमें स्पेन वो इंटरफेयर ना करे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सीधी सी बात अगर अभी तक की हम कहें गुरुदेव, तो बात यह थी कि आप सीधा सा एक अलग से देश बनाना चाहते हो, ठीक है, यही मुद्दा है ना, मुख्य मुद्दा तो यही कि आप अलग देश बनाना चाहते हो। अब सवाल ये आता है गुरुदेव कि अलग देश बनाना चाहते हैं तो हर कोई बना सकता है क्या? कल को किसी देश के 20 लोग इकट्ठा हो जाए, साहब साहब हमारी तो संस्कृति अलग है, इस एरिया में हम लोग ही रहते, लाओ हम तो देश बनाएंगे। ऐसे बोलते क्या देश बन जाएगा? ऐसे बोलते क्या राष्ट्र बन जाएगा? हाँ, वो बोल देंगे देखो साहब इतने से एरिया में है ना, हम लोग रहते हैं, हम 20 ही लोग हैं, हमारी एक भाषा है, हमारे सब में एक यूनिटी, हम तो अलग राष्ट्र। ये तो नहीं होगा ना। फिर ये जो देश को मान्यता जो मिलती है वो कहां से मिलती है? कौन कहेगा कि हाँ साहब ये राष्ट्र है, इनको एज अ नेशन ट्रीट करा जाए, एज अ नेशन, एज अ कंट्री, एज अ देश जो है इनको माना जाए? तो कहां से ये बात आएगी? देखते हैं। आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग करता है कि उसके पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे को मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। आत्मनिर्णय के अपने दावे में राष्ट्र मतलब जो अपने आप को राष्ट्र बनाना चाहता है वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय से, मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी से, मतलब बाकी जो देश हैं पूरी दुनिया में, उनसे ये मांग करता है कि साहब हमें पृथक राजनीतिक इकाई, पृथक राजनीतिक इकाई का मतलब क्या है? एक अलग पॉलिटिकल यूनिट, मतलब एक अलग देश के रूप में हमें दर्जे देने की मान्यता दी जाए और हमें स्वीकार करा जाए कि साहब हम लोग क्या है, एक अलग देश है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बास्क क्या कह रहा है? बास्क पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से, पूरी दुनिया से के देशों से डिमांड कर रहा है कि साहब हम लोगों को एक अलग राजनीतिक इकाई को मान्यता दी जाए कि साहब बास्क एक अलग देश है, एक अलग कंट्री है, और जब अलग कंट्री है और हमें अलग कंट्री की तरह ही ट्रीट करा जाए, हम स्पेन का पार्ट नहीं है। मतलब अगर कोई भी समुदाय अपने आप को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाना चाहता है तो ऑलरेडी जो देश अभी स्थापित हैं, जो राष्ट्र हैं, वो मान्यता देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, आपका कल्चर अलग है और अलग है, तो उस मामले में आप इसको एक राष्ट्र की जो है कह सकते हैं कि राष्ट्र का दर्जा दे दिया गया है, राष्ट्र की मान्यता दे दी गई है। पर देखिए ऐसे यूं तो है नहीं कि आसानी से हाँ चलो हमने डिमांड करी और वो राष्ट्र का दर्जा मिल गया, ऐसा नहीं मिलता है। यूं नहीं मिलता कि हाँ चलो हमने बोल दिया राष्ट्र का दर्जा मिल गया, काफ़ी उस पर चीज़ें होती है। क्योंकि दूसरी बात ये भी है, जैसे मान लीजिए आज स्पेन है, स्पेन में बास्क ने डिमांड करी, अलग राष्ट्र की डिमांड कर दी। अब अलग राष्ट्र की डिमांड कर दी, कल को अमेरिका ने कह दिया कि हाँ साहब हम तो बास्क को जो है वो राष्ट्र के रूप में मानते हैं, तो सीधा सा जो स्पेन एक बात बोलेगा, स्पेन बोलेगा कि स्पेन एक सोवरेन कंट्री है, स्पेन एक संप्रभु राष्ट्र है, हमारी संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब सोवरेन, हम आजाद हैं, फ्री है, और ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, इसको हम सुलझाएंगे, इसको हम सुलझाएंगे, किसी देश को कोई अधिकार नहीं है इन आंतरिक मामलों में बीच में बोले। तो ऐसा नहीं है कि हाँ डिमांड करते ही साफ अलग राष्ट्र की मांग पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अक्सर ऐसी मांग उन लोगों की ओर से आती है जो एक लंबे समय से किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हो और जिनमें साझी पहचान का बोध हो। अक्सर ऐसी मांग कौन से लोग करते हैं? वह लोग करते हैं जो किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहते हो, लंबे समय से एक निश्चित भूभाग पर, एक लैंड एरिया पर काफी समय से रह रहे हो, काफी लंबे समय से रह रहे हैं कि साहब इस लैंड एरिया पर हम काफी लंबे समय से हम सभी एक साथ रह रहे हैं और हमारी एक साझी पहचान है। हमारी क्या है? एक साझी पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, वो एक है। अब देखो थोड़ा सा क्लास 10th पे आ जाओ आप लोग। क्लास 10th में याद करो हाई स्टोरी का चैप्टर नंबर 1। हाई स्टोरी मतलब हिस्ट्री। हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उस यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में आपको यह पढ़ाया गया था कि अगर 1750 तक अगर आप देखें तो जो यूरोप में आज आपको राष्ट्र देखने को मिलते हैं, जो देश आज आपको देखने को मिलते हैं, क्या जैसा मानचित्र आज आपको देखने को मिलता है, वैसा 1750 से पहले नहीं मिलता था। उससे पहले साम्राज्य हुआ करते थे, मतलब इतना एरिया इस साम्राज्य का, इन राजा का राज चल रहा है, फिर इतना उसका, फिर उसने इसका जीत लिया, उसके में चला गया, उसने इसका जीत लिया, इसके में चल रहा है, ये चल रहा था। पर जब 1789 में
14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति होती है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांस में क्रांति होती है और उसके बाद पूरे यूरोप में राष्ट्र राज्य की डिमांड उठना शुरू हो जाती है कि साहब राजाओं को हटाओ, साम्राज्य खत्म करो और एक जिसकी साझा संस्कृति हो, जिनका सेम कल्चर हो वो सब, और जिनकी सेम आइडेंटिटी हो, साझा पहचान हो, वो लोग क्या करें, वो राष्ट्र राज्य बने, वो राष्ट्र राज्य बनाए, नेशन स्टेट बनाए। अब ये राष्ट्र राज्य का मतलब क्या हो गया कि साझा संस्कृति है, साझा पहचान है, आप लोगों साझा संस्कृति है, साझा पहचान है, तो ये क्या है, राष्ट्र राज्य। अब देखो राष्ट्र राज्य शब्दों को भी समझो। राष्ट्र मतलब एक अलग से राजनीतिक इकाई हो गई। अब उस अलग से राजनीति इकाई को एक अलग से पॉलिटिकल यूनिटी को, पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब ये हो गया, पॉलिटिकल एंटिटी बोलते हैं, यूनिटी नहीं, पॉलिटिकल एंटिटी, राजनीतिक इकाई का मतलब ये हो गया कि कुछ इसकी भौगोलिक बाउंड्रीज आपको देखने को मिलेगी, भौगोलिक सीमा आपको देखने को मिलेगी। अब उस राष्ट्र पर आपने अधिकार ले लिया है कि साहब ये राष्ट्र बन गया। अब उसको चलाने के लिए आपको राज्य की आवश्यकता होगी। राज्य मतलब यहाँ पे क्या है, सरकार, स्टेट, जैसे कि आपने भारत के संविधान में आर्टिकल 12 में पढ़ रखा है कि स्टेट मीन्स गवर्नमेंट है। तो राष्ट्र राज्य मतलब आप एक साझा संस्कृति पहचान है और फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, आप आत्मनिर्णय का अधिकार मांगते हैं इसके अनुसार। तो यूरोप में जो पहले 18वीं-19वीं शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो कौन सी डिमांड चल रही कि राष्ट्र राज्य मतलब साझा संस्कृति हो, एक पहचान हो, आप एक राष्ट्र राज्य बना सकते हैं। कुछ मामलों में आत्मनिर्णय के ऐसे दावे एक स्वतंत्र राज्य बनाने की उस इच्छा से भी जुड़े होते हैं। इन दावों का संबंध किसी समूह की संस्कृति की संरक्षा से होता है। तो देखो अब कौन कौन डिमांड कर रहा है, जो एक निश्चित भूभाग में रह रहे हो काफी लंबे समय से और एक पहचान, साझा पहचान उनकी, और कभी कभार ऐसे जो आंदोलन है वो स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करते हैं। और इनका क्या कहना है कि हमारी संस्कृति की संरक्षा करनी है, हमें हमारी संस्कृति को, हमें हमारे कल्चर को बचाना है, कि जो हमारी संस्कृति है वो खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल को अगर हम इनके साथ मिले रहे तो ये हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के सभी लोगों को खत्म कर देंगे, हमारी पूरी संस्कृति खत्म कर देंगे। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर अपन देख सकते हैं, फ्रेंको ने क्या कर दिया, बास्क के लोगों को और ज्यादा भड़का दिया, उन पे जो स्पेन के प्रति भाव था उसको और ज्यादा उसमें घी डाल करके उस आग को बढ़ा दिया कि साहब आज से तुम बास्क की जो भाषा है वो बाहर छोड़ो, घर में भी नहीं बोल सकते। मतलब उनकी संस्कृति का भाग है भाषा, लैंग्वेज। तो अब वो लैंग्वेज का डर था कि साहब ये हमारी लैंग्वेज को कल को बंद करा देंगे, हमें लोगों को मार देंगे, तो फिर हमारा तो पूरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक संस्कृति की संरक्षा के लिए भी मांग हो रही है। दूसरी तरह के बहुत से दावे 19वीं सदी के यूरोप में सामने आए। उस समय एक संस्कृति, एक राज्य की मान्यता ने जोर पकड़ा, जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पर बताया कि साझा संस्कृति हो, मतलब एक जैसी संस्कृति है, एक पहचान है, तो हाँ, तो आप फिर राष्ट्र राज्य में इकट्ठे हो सकते हो, राष्ट्र राज्य का निर्माण कर सकते हो। परिणाम स्वरूप पहले विश्व युद्ध के बाद राज्यों की पूर्ण व्यवस्था में एक संस्कृति, एक राज्य के विचार को आजमाया गया है। तो परिणाम स्वरूप अगर आप देखेंगे तो पहले विश्व युद्ध के बाद अगर देखते हैं तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ, 1914 से लेकर के 1918 तक अगर आप देखेंगे तो उसके बाद राज्यों की जो पूर्ण व्यवस्था है, मतलब जो एरिया जो है, बाउंड्रीज फिर से चेंज हुई। वो इस आधार पर हुई कि एक संस्कृति, एक राज्य, कि साहब यहाँ पर एक संस्कृति के लोग रहते हैं, इनका एक अलग से राष्ट्र राज्य हो जाएगा, इनका एक अलग से राष्ट्र राज्य हो जाएगा। वर्साई की संधि से बहुत से छोटे और नव स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उस समय उठाई जा रही आत्मनिर्णय की सभी मांगों को संतुष्ट करना वास्तव में असंभव था। इसके अलावा एक संस्कृति, एक राज्य की मांगों को संतुष्ट करने से राज्यों की सीमाओं में बदलाव हुए हैं। अब बड़े अच्छे से समझिए, वर्साई की संधि कब हुई है? वर्साई की संधि हुई है 1919 में, जून 1919 में ये हुई है। वर्साई की संधि में क्या हुआ था? वर्साई की संधि में ये था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ 18 में। अब 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो टीम हार चुकी है, मतलब जर्मनी, ऑटोमन साम्राज्य, ये हार चुके हैं, तो अब इनको क्या करना है, जीतने वाली टीम को हरजाना बढ़ना है। मतलब जीतने वाली टीम ये कहती है अच्छा हमसे लड़े थे, लाओ तो चलो अब नुकसान चुकाओ, हमारा इतना करोड़ों में नुकसान हुआ है, ये दो, आपका ये वाला जो एरिया है आज से आपका नहीं है, अब हमारे अंडर में आ जाएगा। इस प्रकार की संधि करी गई थी। तो ये वर्साई की संधि ने क्या कर दिया, बहुत से छोटे छोटे और नव स्वतंत्र राज्य का गठन कर दिया। लेकिन उस समय सभी जो आत्मनिर्णय की मांग कर रहे थे, सेल्फ डिटर्मिनेशन की मांग कर रहे थे कि नहीं साहब हमें भी अलग होना है, हमें भी अलग होना है, तो ऐसा वास्तव में असंभव था कि सबको एक अलग राष्ट्र राज्य बना दिया जाए, सबको एक अलग राष्ट्र राज्य का गठन कर दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा एक बात और देखो, जब हम ये कह रहे हैं कि एक संस्कृति, एक राज्य, मतलब यहां पर मान लो
इस पूरे इलाके में सभी संस्कृति के मिले जुले लोग रहते हैं और इस वाले में ज्यादा है, तो इसको हमने क्या कह दिया कि एक संस्कृति अब एक राज्य हो गया, मतलब अब अलग से ये देश बन गया। तो अब इसके कारण क्या होगा, अब जैसे मान लो पहले लोग यहाँ पर भी रहते थे, अब ये दूसरी संस्कृति वालों का हो गया, तो लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे और इस कम्युनिटी वाले जो लोग हैं वो इधर आएंगे, तो काफी लोग अपने घर बार छोड़ करके क्या होगा, विस्थापन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे। और अब यहाँ पे क्या है, इनको अपनी संस्कृति सर्वोपरि है कि हमारी संस्कृति हमारा कल्चर सबसे ऊपर है, ये कहते नहीं हमारी संस्कृति हमारा कल्चर सबसे ऊपर है। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और इस हिंसा के बीच में काफी बार लोग काफी मारे भी जाते हैं। इससे सीमाओं के एक ओर से दूसरी ओर बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन होता है। तो इससे जैसे मैंने कहा ना कि भाई ये आप पूरा मान लीजिए, ये अब एक बाउंड्री ये हो गई और मान लीजिए एक बाउंड्री ये हो गई, तो इन बाउंड्रीज पर ये लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर आ रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर इस संस्कृति को मानने वाले लोग रह रहे थे, वो कह रहे थे नहीं नहीं साहब हम तो हमारे लोगों के बीच में जाएंगे, इधर वालों का कहना था नहीं नहीं साहब हम तो हमारे लोगों के बीच में जाएंगे। तो इसके चक्कर में काफी लोगों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। यहाँ पर अच्छे खासे उनके मकान थे, सब कुछ थे, रह रहे थे, इनके भी यहाँ पर थे, पर अब इनको छोड़ छोड़ करके वहां भागना पड़ रहा है, इनको यहाँ भागना पड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए और उस जगह से उन्हें बाहर धकेल दिया गया जहां पीढ़ियों से उनका घर था। बहुत सारे लोग सांप्रदायिक हिंसा के भी शिकार बने। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लाखों लोग अपने घरों से उजड़ गए, ठीक है, उनके घर बार छूट गए और जिन घरों में वो लंबे समय तक रहे उनको वहां से बाहर धकेल दिया गया था। और बीच कभी कभार इसमें सांप्रदायिक हिंसाएं भी हुई है। अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले, इसे ध्यान में रखकर सीमाओं को बदला गया। इस कोशिश के कारण मानव जाति को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब अलग अलग सांस्कृतिक समुदायों को अलग अलग राष्ट्र राज्य मिले, तो इसलिए क्या करा गया, सीमाओं को बदला गया कि अच्छा साहब पहले ये पूरा एरिया था, अच्छा अब आप इसमें रहते हो तो चलो आज से ये तुम्हारा है और बाकी ये वाला है ये पूरा तुम्हारा हो गया। तो सीमाओं में परिवर्तन आया है, एरिया में है चेंजेस आए हैं। तो अलग अलग राष्ट्र राज्य की जो मांग थी उसको ध्यान में रख करके के सीमाओं में बड़ा बदलाव आया है और जो भारी कीमत चुकाई है वो किसने चुकाई है, मानव जाति ने चुकाई है। देखो मानव जाति के ही ये पूरे कर्म करे हुए हैं और ये जो पूरे कर्म जो है मानव जाति ने करे उसी का भुगतान मानव जाति उठा रही है। एक्चुअल में रियलिटी क्या है, मुख्य बात यह है कि जब हमें ये भाव आ जाता है, श्रेष्ठता का भाव आ जाता है ना कि साहब मैं ही हूं जो कुछ हूं, चाहे वो किसी भी आधार पर हो, आप में ज्ञान के आधार पर ये भाव आ जाए कि नहीं साहब मैं ही श्रेष्ठ हूं, तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। हम ये सोच ले नहीं मेरा ही समाज श्रेष्ठ है, मेरी ही जाति श्रेष्ठ है, मेरा ही वर्ग श्रेष्ठ है, मैं जिस एरिया में रहता हूं वो एरिया ही श्रेष्ठ है, जहां से भी ये श्रेष्ठता का भाव उठना शुरू हो जाता है ना, और हम खुद को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और दूसरों को छोटा समझ रहे हैं, वहीं से क्या होता है कि डिफरेंस शुरू हो जाते हैं, वहीं से लोगों के मन में हीन भावना का भाव शुरू हो जाता है और लोग लड़ने झगड़ने की शुरुआत कर देते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति के लोग हमें अलग होना है साहब, हमारे रिलीजन के लोग हमारे रिलीजन के लोग हम ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो सब कुछ है मानव जाति का क्रिएट करा, मानव जाति ने ही श्रेष्ठता का भाव पैदा करा कि नहीं साहब हमारा हमारा हमारा। तो उस हमारे के चक्कर में एक दूसरे समुदाय के लोग मारे जाते हैं और मानव जाति भारी कीमत इसकी चुका रही है। इस प्रयास के बावजूद ये सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सका कि नवगठित राज्यों में केवल एक ही नस्ल के लोग रहे। देखिए इतने प्रयासों के बावजूद भी ये संभव नहीं हो पाया कि नवगठित जो राज्य हैं, ऐसे राज्य जो अभी नए नए बने हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नस्ल के लोग रह पाए, मतलब एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही रंग के लोग, एक ही संस्कृति को मानने वाले लोग रह पाए। वास्तव में अधिकतर राज्यों की सीमाओं के अंदर एक से अधिक नस्ल और संस्कृति के लोग रहते थे। तो वास्तव में अधिकतर जो राज्यों की सीमा है उनके अंदर एक से अधिक नस्ल और एक से अधिक संस्कृति के लोग रहते हैं। यह छोटे छोटे समुदाय राज्य के अंदर अल्पसंख्यक थे और अक्सर नुकसानदेह स्थितियों में रहते थे। और अभी जो छोटे छोटे समुदाय हैं वो अल्पसंख्यक हो गए, मतलब उनकी संख्या थोड़ी कम थी और उनको नुकसानदेह स्थितियों में थे, मतलब उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस विकास का सकारात्मक पहलू यह था कि उन बहुत सारे राष्ट्रवादी समूह को राजनीतिक मान्यता प्रदान की गई जो स्वयं को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखते थे और अपने भविष्य को तय करने तथा अपना शासन स्वयं चलाना चाहते थे। लेकिन राज्यों के भीतर अल्पसंख्यक समुदायों की समस्या जो की त्यों बनी रही है। अब इस विकास का सकारात्मक जो पहलू है, अच्छी बात जो रही वो क्या है, जो भी बहुत सारे जो राष्ट्रवादी समूह हैं जो ये चाहते थे कि साहब उनको राजनीतिक मान्यता प्रदान कर दी जाए, वो आत्मनिर्णय बन जाए, मतलब उनको एक अलग राष्ट्र मिल जाए और वहां अपना देश अपना सिस्टम वो लोग खुद चलाए। तो उनको क्या हो गया कि उनको अपना शासन मिल गया और अपना स्वयं शासन चलाने लगे। परंतु उन सभी
नवगठित राज्यों में जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, ऐसे समुदाय जिनकी संख्या कम थी, उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रही जैसे कि जब राज्य बने थे तब। जब एशिया एवं अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, तब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन ने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की भी घोषणा की थी। जब एशिया और अफ्रीका औपनिवेशिक प्रभुत्व के खिलाफ, औपनिवेशिक प्रभुत्व का मतलब क्या है, जब कोई एक देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक और आर्थिक रूप से अपना कंट्रोल कर लेता है तो औपनिवेशिक बन जाता है, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे करा था। तो अब एशिया और अफ्रीका के देशों को क्या करा, कंट्रोल करा था, यूरोप वालों ने गुलाम बनाया था। और जब इसी गुलामी के विरोध में, इसी औपनिवेशिक शासन के विरोध में आंदोलन चल रहे थे, तो उस समय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन जो चल रहे थे उसमें आत्मनिर्णय, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय अधिकार की भी घोषणा करी गई है। क्या, जैसे आपको उदाहरण बताऊं, भारत में क्या था, स्वराज। स्वराज मतलब हम खुद पे खुद राज करेंगे। अब राज करने के लिए क्या होगा, हम खुद निर्णय लेंगे, खुद डिसीजंस लेंगे, पूर्ण स्वराज, कंप्लीटली हमारा राज होगा, 0% भी ब्रिटिशर्स का आधिपत्य हम पर या कंट्रोल हम पर नहीं होगा। तो जब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन चल रहे हैं, वहां पर हम ये भी अधिकार मांग रहे हैं कि हम, हमारे देश है और हम इस पर शासन व्यवस्था चलाएंगे, हमारा देश कानून आपके नहीं चलेगा, ऐसी बातें थी। राष्ट्रीय आंदोलन का मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता राष्ट्रीय समूह को सम्मान एवं मान्यता प्रदान करेगी और साथ ही वहां के लोगों के सामूहिक हितों की रक्षा भी करेगी। तो राष्ट्रीय आंदोलनों का ये मानना था कि राजनीतिक स्वाधीनता मतलब पॉलिटिकली अगर हम फ्री हो जाएंगे, हम आजाद हो जाएंगे, तो ये राष्ट्रीय समूह को सम्मान भी होगा और मान्यता भी प्रदान करेगी और साथ ही साथ वहां के सामूहिक हितों की रक्षा भी होगी। मतलब ऐसे हित जो सभी के लिए बढ़िया हैं, उनकी रक्षा करी जाएगी। अधिकांश राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन राष्ट्र के लिए न्याय, अधिकार और समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित है। अधिकांश जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन हुए हैं वो राष्ट्र के लिए न्याय की मांग करते हैं, अधिकार की मांग करते हैं, समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। हालांकि यह भी प्रत्येक सांस्कृतिक समूह जिनसे कुछ पृथक राष्ट्र होने का दावा करते थे के लिए राजनीतिक स्वाधीनता तथा राज्य सत्ता सुनिश्चित करना लगभग असंभव साबित हुआ। इस क्षेत्र के अनेक देश आबादी के देशांतरण, सीमाओं पर युद्ध और हिंसा की चपेट में आते रहे। हालांकि यहाँ भी प्रत्येक सांस्कृतिक जो समूह है जो पृथक राष्ट्र होने का दावा करते रहे, उनके लिए भी ये थोड़ा सा असंभव साबित हुआ है कि राज्य सत्ता सुनिश्चित करे, और अनेक देश में जो आबादी का देशांतरण हुआ है, सीमाओं पर युद्ध हुए और हिंसा की चपेट में आए। इस प्रकार हम उन राष्ट्र राज्यों की को विरोधाभासी स्थिति में पाते जिन्होंने संघर्षों के बदौलत स्वाधीनता प्राप्त की है, लेकिन अब वे अपने भू क्षेत्रों में राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने वाले अल्पसंख्यक समूहों का विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या मैटर है, मैटर यह है कि राष्ट्र राज्य का जिन्होंने क्या करा, संघर्षों के द्वारा स्वाधीनता प्राप्त करी, मतलब जिन्होंने आजादी प्राप्त करी और उन्होंने कहा कि साहब आत्मनिर्णय अधिकार हमें मिलना चाहिए, परंतु अब वही राष्ट्र क्या है कि वहां पर अल्पसंख्यक समूहों के द्वारा अगर आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग हो रही है तो उसका विरोध किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। देखिए, एक्चुअल में आत्मनिर्णय में ये ठीक है कि हाँ कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाती है, वेरी गुड। अब कोई भी देश अपना जो भू क्षेत्र है वो कम नहीं करवाना चाहेगा, और क्यों, हर देश का सबसे बड़ा जो लक्ष्य होता है वो एकता और अखंडता होता है, और हर देश सही रूप से लोकतंत्र को चलाए, ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को ध्यान रखना चाहिए। अलग सांस्कृतिक समुदाय है, भाषा के समुदाय है, तो उनमें एकता अखंडता बनी रहे, इसलिए शायद कुछ स्पेशल जो प्रोविजंस है वो कर दिए जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि अगर आप भारत की देखें तो जैसे जवाहरलाल नेहरू जी कहा करते थे, विविधताओं में एकता का प्रतीक है भारत। मतलब अलग अलग है, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर आपको विविधताएं देखने को मिलेगी भारत में, पर हम सब एक हैं, हम सब यूनाइट है। आप जब कक्षा 12 में आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सबसे पहली तो चुनौती हमारे सामने ये रही कि जो रजवाड़े हैं जहाँ पर राजा महाराजाओं का शासन चलता था, वहाँ पर उनको मिलाना एक बड़ी चुनौती हमारे लिए थी। उनको फिर सरदार पटेल जी ने सबको उनको मिला लिया। उसके बाद बड़ी चुनौती क्या खड़ी हुई, लोगों ने डिमांड करी कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाए। तो सबसे पहले जो डिमांड करी थी आंध्र प्रदेश की हुई थी कि तेलुगु भाषा के लिए मद्रास पूरा एक प्रोविंस हुआ करता था, उस मद्रास में से कट कर क्या बनाया जाए, आंध्र प्रदेश अलग तेलुगु भाषी लोगों के लिए बनाया जाए। काफ़ी हिंसा हुई, काफ़ी बात हुई, फिर फाइनली 29 दिसंबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश बना दिया। फिर धीरे धीरे और राज्यों की मांग हुई, समय समय पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। और ऐसे जब ये सारी घटनाएं कक्षा 12 में एक किताब है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसमें आप पढ़ेंगे। कुछ भारत के भी ऐसे जगह हैं जिन्होंने अलगाववादी आंदोलन करे, मिजोरम की बात कर लीजिए, नागालैंड की बात कर लीजिए, ऐसे पंजाब में इस प्रकार की हिंसा हुई। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हुई, अलगाववादी आंदोलन हुआ है, वहां पर भारत सरकार ने बड़े ही अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक रूप से
उन लोगों को थोड़ी स्वायत्तता देते हुए उनको भारत में बिल्कुल हमेशा एकता अखंडता के साथ मिलाकर के रखने का काम करा है। मतलब और संविधान में भी अगर आप देखेंगे तो भाषा के आधार पे 22 भाषाओं को शेड्यूल लैंग्वेजेस में डाल दिया कि साहब इन भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, आप अपने एग्जाम्स में प्रयोग कर सकते हैं और कर सकते हैं। मतलब लोकतांत्रिक रास्ते अपना कर करके एकता अखंडता को बनाए रखना जो है वो बड़ा आवश्यक है, वो जरूरी है। यहां पर जो ये बात कही गई है कि जो राष्ट्र राज्य पहले संघर्ष स्वाधीनता के लिए कर रहे थे, देखिए अब जो स्वाधीनता के एशिया अफ्रीका के जो देश स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साहब यहां पर हम हजारों सालों से रहते हुए आए हैं। ये जो यूरोप की कंट्री के लोग हैं, चाहे वो पुर्तगाली हो, स्पेन हो, फ्रेंच हो, ब्रिटिशर्स हो, वो तो 50 साल 100 साल में आए हैं। हम तो इनको भगा रहे हैं और इनका भगाना वाजिब भी, सही भी भगाएंगे। सब हम यहाँ हजारों सालों से रहते हुए आ रहे हैं, पर अब उसी देश में जब हजारों सालों से हम रह रहे हैं और अगर कोई समुदाय ये कहे कि नहीं साहब मैं तो अलग होना चाहता हूं, तो उसका तो विरोध किया ही जाएगा ना। कोई भी देश अपनी सीमा क्षेत्र को कम नहीं करना चाहता, कोई भी देश अपनी एकता अखंडता पर आंच नहीं आने देना चाहता है। वस्तुतः आज दुनिया की सारी राजसत्ता इस दुविधा में फंसी है कि आत्मनिर्णय के आंदोलन से कैसे निपटा जाए, और इसने राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार पर सवाल खड़े कर दिए। पर आज फाइनली जो पूरी दुनिया है वो इस दुविधा में, इस समस्या में फंसी हुई कि आत्मनिर्णय आंदोलन से कैसे निपटा जाए। मतलब ये जो आत्मनिर्णय की जो मांग उठती है, जैसे कि जो लोग उस एरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं वो उसको राष्ट्रवाद का नाम देते हैं, और जो उस एरिया का अलग होने की बात करते हैं वो उसको अलगाववाद का आंदोलन का नाम देते हैं। तो ये जो भी है उसको किस प्रकार से निपटा जाए, उस समस्या का किस प्रकार से समाधान करा जाए, ये आज पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा सवाल है, और आत्मनिर्णय के अधिकार पे सवाल खड़े कर दिए गए हैं। बहुत से लोग ये महसूस करने लगे हैं कि समाधान नए राज्यों के गठन में नहीं वरन वर्तमान राज्यों को अधिक लोकतांत्रिक और समतामूलक बनाने में है। तो अब बहुत से लोग ये महसूस करते हैं, और सही भी है, कि नए राज्य बनाना समाधान नहीं है, नए राज्य बनाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हीं में अधिक लोकतांत्रिक रूप से और समतामूलक, मतलब लोकतांत्रिक और समानता के भाव के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज एक बात बताइए कि अगर कोई देश है और उसमें से ये क्षेत्र बोल रहा है हम अलग हो गए, कल को अब मान लो इस क्षेत्र में ये चलो अलग कर दिया, ये अलग हो गया, चलो एक बार मान लेते हैं, इसमें अब कल को अलग अलग लोग हैं, कल को वो कहते हैं नहीं साहब हम तो है, हम तो 100 लोग हैं, हम तो अलग होंगे, तो फिर उनको भी अलग कर दो। ऐसे तो भैया छोटे छोटे इलाकों में पूरी दुनिया बढ़ जाएगी, सारे छोटे छोटे देश हो जाएंगे, ये ऐसे पॉसिबल थोड़ी। तो यूं नए राज्य बनाना ही समस्या का समाधान नहीं है। एक्चुअल में मेन जो समस्या का समाधान है वो है कि लोकतांत्रिक हो, और जो वाजिब जो मांग हो ना, उन मांगों को मानना चाहिए, और समतामूलक और समानता की बात करें। जैसे अब मैं आपको उदाहरण के तौर पे कक्षा 10 की बात करते हैं, सत्ता की साझेदारी आपने पढ़ा। बेल्जियम ने कितना बेहतर मॉडल अपनाया। बेल्जियम ने हर जगह समानता की बात करी। जहां पे फ्रेंच बहुसंख्यक थे उन्होंने बोला ठीक है, नहीं हम समानता के लिए हम बराबर, हमारे मंत्री अगर टोटल 40 मंत्री बने तो 20 हमारे, तो 20 आप डच के बनाएंगे, नो टेंशन, तैयार हुए हैं। और जहां डच बहुसंख्यक उन्होंने बोला ठीक है, नहीं बोलो फ्रेंच मान रहे तो हम भी मानेंगे। तो उन्होंने एक ऐसा मॉडल बना लिया जहां पे अलग राष्ट्र राज्य की डिमांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लोकतांत्रिक बना लिया, बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम बना दिया। बोला अब कोई भी इसमें छेड़खानी करेगा, किसी से बर्दाश्त नहीं करा जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। सही सिस्टम, 4 बार संशोधन कर दिया अपने संविधान में, सिर्फ इसलिए कि नहीं हम एक साथ रह सके। तो अगर एकता के और अखंडता बनाए रखने के लिए रास्ते ढूंढे जाए तो रास्ते मिल जाएंगे, परंतु वो रास्ते एक अलग राष्ट्र अलग राज्य बनाना नहीं है, बल्कि जिस राष्ट्र में जिस राज्य में रह रहे हैं उसी को ज्यादा लोकतांत्रिक रूप से अमल करना वह ज्यादा बेहतर तरीका है। समाधान ये सुनिश्चित करने में है कि अलग अलग सांस्कृतिक और नस्लीय पहचानों के लोग देश में समान नागरिक और साथियों की तरह सह अस्तित्व पूर्वक रह सके। समाधान क्या है कि जो अलग अलग संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग नस्लीय पहचान के जो लोग हैं, वो समान नागरिक के रूप में, ठीक है, समान नागरिक का मतलब उनको पूर्ण और समान सदस्यता उनको मिले, सारे बराबर के अधिकार मिले, और साथियों के साथ सह अस्तित्व पूर्वक रह सके, मतलब सब मिलजुल करके अपना अस्तित्व बनाए रख सके, कोई दूसरे की संस्कृति को हार्म करने की कोशिश ना करे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करे। यह न केवल आत्मनिर्णय के नए दावों के उभार से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए है, वरन मजबूत और एकताबद्ध राज्य बनाने के लिए भी जरूरी होगा। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जब आत्मनिर्णय की मांग हो रही है तभी ये बात ध्यान आए कि साहब हम सबको समान नागरिक माने, साथियों के साथ सहअस्तित्व पूर्वक का भाव रखें, ये नहीं, ये तो बल्कि रखा जाएगा तो इससे तो क्या होगा, राष्ट्र ज्यादा एकताबद्ध होगा, मतलब एकता यूनिटी आएगी, और राज्य बनाने जरूरी मजबूत भी बनेगा और एकताबद्ध राज्य भी बन जाएगा। मतलब देश और भी मजबूत होगा और भी यूनाइट होगा अगर ये भाव रखा जाता है कि सब समान नागरिक है और मिलजुल करके रहना है।
जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की कदर नहीं करता, उसके लिए अपने सदस्यों की निष्ठा प्राप्त करना मुश्किल होता है। जो राष्ट्र राज्य अपने शासन में अल्पसंख्यक समूह के अधिकारों का ध्यान नहीं रखता, सांस्कृतिक पहचान की कदर नहीं करता कि साहब उनकी संस्कृति ऐसी है, हमारी संस्कृति है जो वो ज्यादा बढ़िया है, अगर अल्पसंख्यकों की संस्कृति की, उनके अधिकारों का ध्यान नहीं रखता, तो वो राष्ट्र राज्य कभी भी अपने सदस्यों से निष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कभी भी उनसे प्रेम वो राष्ट्र राज्य नहीं पा सकता है। ठीक है, तो मतलब सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, सबकी संस्कृति की सम्मान होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, सीधा सा भाव एक यही होना चाहिए। और जैसे अपन इस किताब में बार बार में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, और जब मैंने ये किताब शुरू करी थी तो मैंने यही बात कही थी कि बेटा ये किताब इसलिए भी जरूरी है कि हम जो चीजें आज तक सोचते हुए आए हैं वो कुछ गलत है, और जो सोचते हुए आए कुछ सही है। ये किताब हमें एक बेहतर व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, इस किताब के पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि एक व्यक्ति का सम्मान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो मानव है। अब उसकी जाति, उसका धर्म, उसका वर्ग, उसका रंग, उसकी आर्थिक स्थिति, वो कौन से क्षेत्र में रहता है, ये सब बात की बातें हैं। तो ये सांस्कृतिक, नस्लीय, ये सब बात का मैटर सबसे पहले है कि हम मानव है, तो हम मानव को मिलकर करके रहना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, सम्मान देना चाहिए, मानव होने के नाते हमें सम्मान देना चाहिए। और हमेशा हमारा व्यवहार सही है या गलत है, इसका मापदंड क्या है। अगर हम किसी के साथ कोई व्यवहार करते हैं तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ यही व्यवहार करता, अगर हम खुश होते हैं तो मतलब फिर आपने उसके साथ सही व्यवहार करा है, और अगर हमें बुरा लगता है तो मतलब आपने गलत व्यवहार किसी के साथ करा है। तो इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ समानता वाला जो भाव है वो होना चाहिए, और देशों को, अपने आप को ज्यादा लोकतांत्रिक, समतामूलक, पारदर्शी बनाना चाहिए, जिससे कि सभी जो है मिलजुल कर करके रहे। इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। आज का लेक्चर कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।